इस लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करके गेम को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल को कंसीडर किया है। एक प्लेयर ए है, प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्लेयर बी के पास भी 3 स्ट्रेटजी। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। इसके लिए पे ऑफ मैट्रिक्स के रो में हम देखते हैं मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। पे ऑफ मैट्रिक्स में रो में हम देखते हैं मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। मिनिमम क्या है? -1। तो हम रो मिनिमम के नीचे लिख देंगे -1। सेकंड रो में देखेंगे मिनिमम एलिमेंट क्या है? -3। यहां हमने लिख दिया -3। ऐसे थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? -2। यहां हमने लिख दिया -2। कॉलम में हम मैक्सिमम देखते हैं, कॉलम मैक्सिमम। इसमें फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 6, लिख दिया। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 5 यहां लिख दिया। थर्ड कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 3 लिख दिया। रो मिनिमम में हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम कौन सा है। रो मिनिमम में हम देखते हैं मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है, और उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम। डिनोट कैसे करते हैं? V लोअर बार से। इसमें मैक्सिमम कौन सा होगा? ये -3 है, -2 है, -1 है, मैक्सिमम हो जाएगा -1। ऐसे ही हम लोग कॉलम मैक्सिमम में देखते हैं मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। मिनिमम कौन सा हो जाएगा? 3। डिनोट कैसे करते हैं? V अपर बार से। यहां हम देख रहे हैं मैक्सिमम -1 है और मिनी मैक्स 3 है। मींस जो गेम की वैल्यू होगी वो -1 से 3 के बीच में हो सकती है। Therefore V lies between -1 and 3. Means V may be negative, may be 0. हम फर्स्ट सिंपलेक्स मेथड को अप्लाई करने के लिए हम करते क्या है? गेम की वैल्यू को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर दिए गए गेम की वैल्यू नेगेटिव है या 0 है तो उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ गेम की वैल्यू क्या है? -1 से 3 के बीच लाई कर रहा है। हम क्या करें? इसमें एक सारे एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर दें जिससे गेम की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। क्या हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं? यहाँ इसकी वैल्यू -1 है, न्यूनतम कितनी हो सकती है? -1। इसमें अगर हम ऐड कर लें 2 ऐड कर दें तो गेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। 3 ऐड कर दें, सारे एलिमेंट में गेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। 4 ऐड कर दें तो पॉजिटिव। ऐसे 5 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ नीचे, इट इज पॉसिबल दैट वैल्यू ऑफ गेम मे बी negative or 0. Thus the constant C is added to all the elements of the matrix so that value of game becomes positive. Let C equal to 4. हमने जो है एक कांस्टेंट C को पे ऑफ मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में ऐड कर दिया। कितना लिया? C की वैल्यू 4 लिया। 4 इसमें ऐड कर दें। और हमने when ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इज गिवन बाय, यहाँ है 1, 4 को ऐड करेंगे मिलेगा 5। ऐसे यहाँ इसमें 4 ऐड करेंगे मिलेगा हमको 3। ये हमारा पे ऑफ ट्रांसफॉर्म पे ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ सारे एंट्री क्या हो गए? पॉजिटिव। तो वैल्यू ऑफ गेम ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। द प्लेयर ए, हमने एज्यूम किया प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्लेयर ए के फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करने की
प्रोबेबिलिटी सपोज x1 है, प्लेयर ए के सेकंड स्ट्रेटजी की को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सपोज x2 है, प्लेयर ए के थर्ड स्ट्रेटजी को चूज करने की सपोज प्रोबेबिलिटी x3। ऐसे ही सपोज प्लेयर बी के फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी y1 है, सेकंड की y2 है और थर्ड की y3। ये यहां लिखा हुआ लेट प्लेयर ए चूज स्ट्रेटजीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विद प्रोबेबिलिटीज x1, x2, x3। Also player B choose strategies first, second and third with probabilities y1, y2, y3। प्लेयर ए का एम क्या होगा? गेम की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, गेन को मैक्सिमाइज करना। प्लेयर बी का एम क्या है? जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना। वैल्यू ऑफ गेम, इस मैट्रिक्स को वैल्यू ऑफ गेम को हमने डिनोट किससे किया था? v से। इस मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ गेम कितना है? v। इस गेम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इस गेम की वैल्यू v है तो इस गेम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v प्लस 4। ये मैट्रिक्स हमको कैसे मिली हुई है? 4 को ऐड किया गया है हर एक एलिमेंट में। सो इस गेम की जो वैल्यू होगी वो होगी v प्लस 4। प्लेयर बी का एम क्या होगा? प्लेयर बी का एम होगा फाइंड y1, y2, y3 which minimize v dash। वैल्यू ऑफ गेम को मिनिमाइज करें, which minimize v dash। v dash क्या है? v प्लस 4। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, क्या सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होगा? 5 into y1 plus 3 into y2 plus 7 into y3 is less than equal to v dash। ऐसे 7 into y1 plus 9 into y2 plus y3 less than equal to v dash। 10 y1 plus 6 y2 plus 2 y3 less than equal to v dash। यहाँ y1, y2, y3 क्या है? प्रोबेबिलिटीज हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और इनका सम कितना होगा? ये प्रोबेबिलिटीज हैं तो इनमें रिलेशन क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 1। यहाँ पर प्लेयर बी मिनिमाइज कर रहा है v डैश को। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्लेयर बी मैक्सिमाइज कर रहा है 1 बाई v डैश को। अगर प्लेयर बी v को मिनिमाइज कर रहा है v डैश को, तो 1 बाई v डैश को क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा। मैक्सिमाइज v 1 बाई v डैश सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस। यहां हम अगर v डैश से डिवाइड कर दें पूरे को, क्या होगा? इसे हम लिख सकते हैं ये इस फॉर्म में, मैक्सिमाइज 1 बाई v डैश। 1 बाई v डैश को हमने कह दिया z है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस। हमने यहां पर क्या कर दिया? v डैश से डिवाइड कर दिया। v डैश क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए डिवाइड करने पर इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। z maximize z equal to 1 by v dash subject to constraint this। y1 by v dash पॉजिटिव होगा। y1 क्या है? पॉजिटिव था, v dash भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ऐसे ये ऐसे। यहां हम इसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये y1, y2, y3 क्या है? प्रोबेबिलिटी है, तो हम इस लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन v डैश, या इसे ऐसे लिख सकते हैं y1 बाई v डैश प्लस y2 बाई v डैश प्लस y3 बाई v डैश। लेट yi बाई v डैश, yi बाई v डैश इक्वल टू कैपिटल yi मींस y1
by v dash is equal to capital Y1, Y2 by v dash equal to capital Y2, Y3 v dash by equal to capital Y3. Then above problem can be written as maximize z equal to capital Y1 plus capital Y2 plus capital Y3 subject to constraint this. यहां पर हमारे पास लेस देन इक्वल टू आया हुआ है, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आया है तीनों कंस्ट्रेंट में। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको इक्वल लिखने के लिए हमको यहाँ कुछ ऐड करना होगा, इसको भी इक्वल लिखने के लिए हमको यहाँ कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना होगा, इसको इक्वल लिखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करना होगा। जिस वेरिएबल को हम यहाँ इक्वल लिखने के लिए ऐड करते हैं उसे हम लोग सेलेक्ट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐड क्या करेंगे, सेलेक्ट वेरिएबल को ऐड करेंगे। Introducing the select variable in above problem we have maximize z equal to y1 plus y2 plus y3 subject to constraint क्या होंगे 5y1 plus 3y2 plus 7y3 plus s1 equal to 1। हमने सपोज मान लिया इसमें s1 को ऐड कर देने से ये क्या हो जा रहा है, इक्वल साइन आ जा रहा है। ऐसे सेकंड कंस्ट्रेंट में s2 को ऐड करने से इक्वल टू साइन इक्वल टू हो गया 1। थर्ड कंस्ट्रेंट में हमने ऐड किया s3 को, s1 s2 s3 सेलेक्ट वेरिएबल कहलाते हैं और ये क्या होंगे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ जो साइन आया हुआ लेस देन इक्वल टू, यहाँ हमें ऐड क्या करना होगा पॉजिटिव क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। स्टार्टिंग बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम देखते हैं हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहां मिल रही है। यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है s1 प्लस हम लिख सकते हैं 0 s2 प्लस 0 s3, इसे हम लिख सकते हैं 0 s1 प्लस s2 प्लस 0 s3, 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस s3। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो s1 s2 s3 वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। जहां भी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, इन वेरिएबल को छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं और जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। टेकिंग y1, यहाँ s1 s2 s3 वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसको नॉन जीरो रखते हुए बाकी वेरिएबल y1 y2 y3 को क्या ले लेंगे 0। टेकिंग y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू कैपिटल Y3 इक्वल टू 0। v है s1 y1 y2 y3 0 है, s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी s1 इक्वल टू 1 s2 इक्वल टू 1 s3 इक्वल टू आल्सो 1। which is starting basic physical solution, which is starting basic physical solution, and s1 s2 s3 are basic variable। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सिंपलेस्ट टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। जब हमें बेसिक सॉल्यूशन मिल जाए, स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन मिल जाए, उसके बाद हम सिंपलेस्ट टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंपलेस्ट टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं y1 के कॉलम में लिखेंगे y1 के कोएफिशिएंट को,
y2 के कॉलम में लिखते हैं y2 के कोफिशिएंट को, y3 के कॉलम में लिखेंगे y3 के कोफिशिएंट को, S1 के कॉलम में लिखेंगे S1 के कोफिशिएंट को, S2 के कॉलम में लिखते हैं S2 के कोफिशिएंट को, S3 के कॉलम में S3 के कोफिशिएंट को। यहाँ देखिए सिंपलेस्ट टेबल इज गिवन बाय y1 के कॉलम में हमने लिखा y1 के कोफिशिएंट को, ये y2 में y2 के कोफिशिएंट को, y3 के S1 का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा 1 है 0 है 0, यहाँ देखिए लिखा है 1 0 0। इसी तरीके से S2 और S3। यहाँ हम लिखते हैं बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल क्या है, स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल S1 S2 और S3। B स्टैंड फॉर बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल लिखेंगे S1 S2 S3। फिर कोफिशिएंट लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें S1 S2 S3 नहीं आया हुआ है, यहाँ हम लिख सकते हैं +0 S1 +0 S2 +0 S3। सेकंड जो हमारा कॉलम है ये है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल क्या है 0 0 0। थर्ड जो कॉलम है ये है वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल xb। वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल को डिनोट किया गया है xb से। वैल्यू कितनी है बेसिक वेरिएबल की, S1 की 1 है, S2 की 1 है, S3 की भी 1 है, तो ये हो गया 1 1 1। तो क्या लिखते हैं CJ। CJ स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, y1 का कोफिशिएंट क्या है 1, y2 का कोफिशिएंट क्या है 1, y3 का कोफिशिएंट 1, S1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है 0, S2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है 0, S3 का 0। ये हमारा सिंपलेक्स टेबल बनके तैयार हो गया। इसके बाद हम कैलकुलेट क्या करते हैं z। z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, z इक्वल टू होता है cb इंटू xb। cb इंटू xb, तो cb इंटू xb हम करें कितना आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, टोटल कितना आ जाएगा 0। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं zj। zj है क्या, zj cb इंटू y1। cb इंटू y1 क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 10, कितना होगा 0। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं cb इंटू y2, और यहाँ कर लिखते हैं ऐसे कैलकुलेट करते हैं cb इंटू y3, यहाँ लिखते हैं cb इंटू s1, cb इंटू S2, cb इंटू S3। फिर कैलकुलेट करते हैं cj माइनस zj। zj हमको मिल गया, तो cj माइनस zj, cj ये है zj ये है, cj माइनस zj क्या आएगा 1 1 1, यहाँ कितना आ जाएगा 0 0 0। जब cj माइनस zj की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पर cj माइनस zj क्या है पॉजिटिव आया हुआ है यहाँ 3 बार, और फिर यहाँ 0 आया हुआ है। इसमें हम चूज करते हैं सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, यहाँ तीनों नंबर इक्वल है, हम किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ हम सपोज इसको लेते हैं, ये सपोज इनकमिंग वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, जो सबसे मैक्सिमम होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी cj माइनस zj की, वो हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा। यहाँ तीनों वैल्यू इक्वल है, हम किसी को इनकमिंग वेक्टर ले सकते हैं, तो हमने ले लिया y3 को, ये हमारा क्या है इनकमिंग वेक्टर। फिर हम कैलकुलेट क्या करते हैं, ये xb अपान इनकमिंग वेक्टर क्या है y3, तो हमारा हो जाएगा ये
एक्स बी अपान वाई थ्री। एक्स बी अपान वाई थ्री कैलकुलेट करें, एक्स बी है 1/7, ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा हमारा 1 एक्स बी 1/1, ये हो जाएगा 1/2। इसमें हम देखते हैं मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कौन सा मिनिमम है, ये एलिमेंट हमारा मिनिमम है। मिनिमम एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल होगा, नॉन जीरो बेसिक वेरिएबल होगा, उसे हम लोग आउटगोइंग वेक्टर कंसीडर करते हैं। मिनिमम एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल कौन सा है, S1 है। तो S1 क्या होगा हमारा आउटगोइंग वेक्टर। अब ये S1 वेरिएबल, S1 बेसिक वेरिएबल के कॉलम से निकल जाएगा और y3 क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। इसके लिए क्या करना होगा, इसे 1 बनाना होगा, इसे 0, इसे 0। यहां हम क्या करेंगे, 7 से फर्स्ट रो को डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा। यहां डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1/7। यहां डिवाइड करेंगे 0/7 मीन 0, ये आपका है। यहां डिवाइड करेंगे 3/7, यहां डिवाइड करेंगे 5/7 और यहां डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1/7। ये आपका हो गया। यहाँ बेसिक वेरिएबल y1 ना होके ये हो जाएगा y3 और ये आपका ऐसे ही रहेगा s2 और s3। यहाँ आपका 1 आ गया, यहाँ आना चाहिए आपको 0, यहाँ हमको 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो न्यू r1 मिला है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम ओल्ड r2 से, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 0, 0 मिलेगा। आप यहाँ है 0, ये है 1/7, सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाएगा 1/7। यहाँ है आपका 1 है, यहाँ 0 है, सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ करें, यहाँ आपका आया है 3/7, इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3/7 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3/7 माइनस 9, 9 माइनस 3/7, 9 माइनस 3/7 कितना हो जाएगा, 9 7 63 माइनस 3 60/7। यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5/7, 7 माइनस 5/7 कितना होगा, 5, 7 7 49 माइनस 5 कितना हो गया, 44/7। ऐसे यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/7 6/7, यहाँ आपका 0 है, S2 की वैल्यू 0 है। कोफिशिएंट क्या क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y3 का कोफिशिएंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, y2 का 0। ऐसे ही हम यहाँ सेम तरीके से हमने थर्ड रो को रिड्यूस कर दिया। थर्ड रो न्यू क्या मिला, ये मिला। हमने कैलकुलेट किया z, z क्या होता है, cb इंटू xb, cb ये है, xb ये है, प्रोडक्ट करके हमने कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1/7। फिर हमने कैलकुलेट किया zj, zj मतलब होता है आपका क्या, cb इंटू y1, ये cb इंटू y1, z1 हो जाएगा, ऐसे z2 z3 z4।
फिर Cj माइनस Zj, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ Cj माइनस Zj। Cj माइनस Zj क्या आएगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये आएगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव कौन सा है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर। अगर ये इनकमिंग वेक्टर है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो आप फाइंड आउट करें, यहां से क्या मिल जाएगा, मिनिमम रेशियो यहाँ मिल जाएगा 1/3, यहाँ फाइंड आउट करें मिल जाएगा 1/10, यहाँ फाइंड आउट करें मिनिमम रेशियो, यहाँ मिल जाएगा 5/36। इसमें मिनिमम रेशियो में से मिनिमम कौन सा एलिमेंट है, मिनिमम आपका ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है। ये जब इनकमिंग वेक्टर है तो हम फाइंड आउट क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं, दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा 1/3, दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा 6/16 1/10, ऐसे दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा 5/36। इसमें मिनिमम कौन सा एलिमेंट है 1/10, इसके करस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल कौन सा है, इसके करस्पॉन्डिंग हम देखें बेसिक वेरिएबल कहां है, ये है बेसिक वेरिएबल 1, यहां आया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। इसके करस्पॉन्डिंग 1 जहां आया होता है वही क्या होता है आउटगोइंग वेक्टर, ये हो गया आउटगोइंग वेक्टर। अगर ये आउटगोइंग है मींस S2 जो है रिमूव होगा बेसिक वेरिएबल के कॉलम से, और यहाँ क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा, यहाँ y2 आ जाएगा, और यहाँ पहले से y3 है, as3 ऐसे रहेगा। y2 का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ 1 लिख दिया, और s3 का कोफिशिएंट 0 है। फिर यहाँ हमको यहाँ 1 था तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा 1 करना होगा, यहाँ 1 करने के लिए 7/16 से मल्टीप्लाई करना होगा R2 में, तो यहाँ हमने कैसे बना दिया 1 बना दिया, बाकी एलिमेंट को रिड्यूस कर दिया, यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 0 हम बना देते हैं, जो रिड्यूस R1 R2 R3 है वो ये आ जाएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे z क्या होता है cv into xv, यहाँ cv क्या है हमारा cv है into xv, यहाँ हम प्रोडक्ट करें 1 into 1/10 plus 1 into 1/10 plus 0 into 1/5 हो जाएगा हमारा 2/10 means 1/5। cj minus zj कैलकुलेट करें तो cj minus zj हम कैलकुलेट करें, हमको क्या मिला, यहाँ ये फर्स्ट नेगेटिव मिला हुआ है, फिर सेकंड 0, फिर थर्ड जो है आपका मिला हुआ 0, फोर्थ नेगेटिव है, फिफ्थ नेगेटिव है, 6 0 मींस cj minus zj less than equal to 0, since cj minus zj is less than equal to 0, therefore optimal solution is obtained, optimal solution is obtained। वैल्यू ऑफ गेम क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ गेम z इक्वल टू हमारा क्या था, स्टार्टिंग आप देखें z इक्वल टू था 1/v डैश, z की वैल्यू आई है 1/5, फ्रॉम टेबल 1/v dash is equal to 1/5, this implies that v dash is equal to 5। ये आपका है कैपिटल Y2 कैपिटल Y3, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल के कॉलम में y1 नहीं आया हुआ है, तो y1 की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 0, कैपिटल Y1 is equal to 0, कैपिटल Y2
इज इक्वल टू कैपिटल Y2 की वैल्यू कितनी है 1, कैपिटल Y3 की वैल्यू सॉरी कैपिटल Y2 की वैल्यू x3 कितनी है 1/10 और कैपिटल Y3 की वैल्यू 1/10 1/10 Y3 इक्वल टू 1/10। हमें क्या चाहिए स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल y3। कैपिटल Y1 इक्वल टू हमारे पास था स्मॉल y1 बाई v डैश इक्वल टू 0, स्मॉल y2 बाई v डैश इज इक्वल टू 1/10, स्मॉल y3 बाई v डैश इज इक्वल टू 1/10। यहां से स्मॉल ले जाएगा स्मॉल y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल y1 इक्वल टू 0, स्मॉल y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल y2 v की वैल्यू है 5 तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, स्मॉल y3 कितना होगा v की वैल्यू है 5 से मल्टीप्लाई होगा 1/2। इस सिंपलेक्स टेबल से हम a के स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे देखें इसके लिए हम देखते हैं सेलेक्ट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग cj माइनस zj की वैल्यू क्या क्या मिली हुई है। ये मिला हुआ है s1 के करस्पॉन्डिंग a s2 के करस्पॉन्डिंग a s3 के करस्पॉन्डिंग। इनके साइन को चेंज कर दो आपको हो जाएगा कैपिटल x1 इज इक्वल टू साइन को चेंज किया 2/15, कैपिटल x2 साइन को चेंज करो इक्वल टू हो जाएगा 1/15, कैपिटल x3 0 है तो ये हो जाएगा 0। कैपिटल x1 क्या है हमारा यही होगा x1 स्मॉल x1 बाई v डैश इज इक्वल टू 2/15, ये हो जाएगा स्मॉल x2 बाई v डैश इज इक्वल टू 1/15, ऐसे ये हो जाएगा स्मॉल x3 बाई v डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा कैपिटल x1 इज इक्वल टू v डैश की वैल्यू 5 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3, x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 और x3 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ गेम v डैश इज इक्वल टू था v प्लस 4, जहां v जो है ओरिजिनल गेम की वैल्यू थी, ओरिजिनल गेम की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा v डैश की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू v प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ गेम कितना होगा 1, यही हमारा ऑप्शन है।